अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। 27वीं आईनी तरमीम जो पहले ये थी कि आ रही है, उसमें ये शामिल है, उसमें से वो निकाला जा रहा है। आज सेनेट से हुकूमत ने 64 वोटों के साथ वो मंजूर करवा ली है। और इस सिलसिले में आज जब हमने देखा कि तरमीम जो पहले कमेटी में गई, उसके बाद ऐवान में शिकवार उनकी मंजूरी दी गई, तो ज़ाहिर गवर्नमेंट उसको एक बड़ी कामयाबी के तौर के ऊपर देख रही है। और फैसल वावडा जो कहने को तो आजाद सेनेटर हैं, आज उन्होंने बाकायदा मिठाइयां तकसीम की, वो खुश नजर आए और ये भी कहा कि ये 27वीं तरमीम तक बात नहीं रहेगी बल्कि 28वीं के हवाले से होगी। जरा मिठाइयों वाला पहले देखें। बात हो गई भाई, जमहूरी रवायत नहीं आप चाहते पूरी करें, हम क्या बताएं, मिठाई कब खाएंगे और खाना कब खाएंगे, आप सब ये बता दें। केक और गला मैं साथ ही काट देता हूँ। अच्छा, उन्होंने जो डिफेंस लीडरशिप है उसके मुतालिक तो बात की कि वो डिफेंस लाइन है और उसको मजबूत बनाया जाएगा। फिर अभी 27वीं तरमीम का देखें, अभी उसके नोटिफिकेशन अमल दरामद शुरू होगा, वो अपनी जगह पे 28वीं तरमीम की बात हो रही है। अस्करी क़यादत है, वो हमारे डिफेंस लाइन है, हम उसको जितना मजबूत करना चाहते हैं उससे ज्यादा करेंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले, एहतजाज करने वाले की राय भाड़ में जाए, लड़ाई किसी का बाप भी नहीं पड़ सकता। नई आईनी तरमीम के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें जो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फौज की कमांड से मुतालिक है और फिर उसमें अदलिया से मुतालिक चीजें हैं, जिस तरह उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अदलिया में इस्लाहात हैं या जो गवर्नमेंट के ऊपर एक इल्जाम लग रहा है कि अदलिया की आजादी को अंडरमाइन किया जा रहा है। मौलाना साहब भी, उनकी पार्टी ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं दिया, वो भी इस हवाले से अपने इतराजात कर रहे थे कि आप आईनी अदालतें भी बना रहे हैं, आप ये तरमीम भी कर रहे हैं, आईन और कानून को भी बदल रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इस बार कंसेंसस के साथ ये तरमीम नहीं आई, क्या वाकईतन ये अदलिया में इस्लाहात का मकसद है इसका, या फिर अदलिया की आजादी को कंप्रोमाइज किया गया है? और फिर एक और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे सियासी मसाइल हैं, इस्तेहकाम है, क्या इन तरमीम से इस्तेहकाम आएगा या मजीद सियासी खलफिशार बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है? और फिर एक और बात जो है कि इस सब के बीच में जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर उसके इलेक्शन के प्रोसेस को लेके बाकी सारे बहुत सारे सवालात थे, क्या उस पर भी काम किया जाएगा? ये बड़ा अहम मामला है। अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कादिर मनोखिल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा बुखारी साहब आपसे शुरू करता हूं। ये हर बार तहरीक इंसाफ के लोग टूट जाते हैं, आज भी आपके सेनेटर जो हैं वो हुकूमत के हवाले से उन्होंने आज वोट दिया 27वीं तरमीम के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, ऐसी बात नहीं है। जो 26वीं अमेंडमेंट आई थी उस टाइम भी आपने देखा था कि किस तरह वोटिंग कराई गई, किस तरह लोगों की बीवियां, बहनें, बेटियां उठाई गई। आपके सामने जो बलूचिस्तान के सेनेटर्स के साथ जो हशर किया गया वो किसी से भूला चुका नहीं है। वो अपने लोगों को ढूंढते फिर रहे थे सारे के सारे, और जिस तरह वो आए और जिस हालत में आए वो सबके सामने है। तो ये तरमीम तो बेसिकली एक आयन के साथ एक मजाक किया गया है और ऐसा घनौना मजाक किया गया है जिसकी पादाश में कई सदियां लगेंगी या दहाइयां लगेंगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि 8वीं तरमीम जब हुई थी तो उसके अंदर 50 साल पाकिस्तान उसकी बाद पीछे गया और उसके बाद ये रवायात डली जो आज तक चलती आ रही है। सिर्फ अफसोस तो इस चीज का है कि जो उस टाइम 8वीं तरमीम के खिलाफ थे और जो विक्टिम थे, आज वो इस तरमीम के साथ खड़े हुए हैं, जानते हुए कि 17 सीटों वाला वजीर आजम बैठा हुआ है, जानते हुए कि इसकी प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगी, जानते बूझते कि ये सारी की सारी पॉलिटिकल एक सिस्टम को जो है इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकी जा रही है और उसके साथ खड़े हुए हैं। तो हमारा कोई बंदा जाए ना जाए वो तो अलग टॉपिक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अमेंडमेंट हो रही है ये कैसे एक्सेप्टेबल है पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर इतना बड़ा एक मैं कहता हूँ कि सिकम आ चुका है। इसके बाद तो ये सारे फारग हैं, इनमें से तो किसी की प्राइम मिनिस्टर की क्या औकात है? नथिंग। ये ही विल गो, एक पपेट है, दैट्स इट, दैट मैं तो इस पे सिंपली यही कहूंगा। और ये बार बार कहते हैं, मैं सुन रहा था वजीर कानून भी और हुकूमत के स्पोक्स पर्सन भी, दुनिया में ये होता है, दुनिया में। भाई कौन सी दुनिया की बात कर रहे हो आप? हमें भी तो बताओ जरा। हमने भी शायद 2 किताबें पढ़ी हो, हमने भी दुनिया के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस देखे हैं। किस दुनिया की बात कर रहे हैं आप? ये क्या आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ आपने? और जिस तरह के आपके मामलात चल रहे हैं ये तो कभी भी नहीं हुए ऐसे, और ना ही इसको किसी जगह भी। इवन मैं पीपल्स पार्टी वालों से भी सवाल करता हूँ। मैंने कल भी तकरीर सुनी, बिलावल साहब एक जगह फरमा रहे थे और वो बार बार स्ट्रेस कर रहे थे। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा था, बीबी शहीद का वादा था, भाई पढ़ लो जाके अपनी वालदा का पहले जिसमें साइन किया हुआ था। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो आपका कानून की जो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात की गई थी, 1 बाय 1 चलते हैं जरा। कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात की गई थी, वो टाइम बीइंग की गई थी और वो इस पर्पस के लिए की गई थी कि परवेज मुशर्रफ ने जितनी कानून साजी की हुई है उसको अनडू किया जाए।
अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपके मशीरों ने पढ़ाया नहीं है और आपने देखा नहीं है, या तो आपने ये चीज है, या आप जानबूझ के अपनी वालदा की जो सिग्नेटरी थी, जो जिनके नाम पे आप बैठे हुए हैं आके, उनसे जानबूझ के आप उनकी बात को बस से पुश डाल के आगे चल रहे हैं। सो बड़ा एक अलमिया है जी। मैं तो समझता हूँ ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की मौत है एक किस्म की। बड़ी सिंपल सी बात है। इस तरह की तरमीम, इस तरह पॉलिटिकल लेकर आना, स्ट्रक्चर की रातों मौत रात से इसको लेकर ताबीर आना। कर रहे हैं। मदोखिल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज भी बिलावल साहब लाड़काना में गुफ्तगू कर रहे थे, उनका जो आइन में कमी थी हमने 27वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको दूर कर दिया है। आप आइन का क्रेडिट लेते हैं, 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं, लेकिन वो तरमीम ऐसे तो नहीं हुई थी या कंसेंसस के साथ हुई थी। आज अपोजिशन बाइकआउट कर रही है, इंडिया की मिसाल दी जाती है कि 100 से ज्यादा तरमीम हुई, लेकिन हर बार कंसेंसस के साथ हुई। हमारे यहाँ क्योंकि आइन गवर्नमेंट का तो नहीं है, आइन तो ज़ाहिर है रियासत का है, कौम का है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि आइन में ऐसा कोई नहीं लिखा गया कि आपने जो तरामीम पास करनी हो वो कंसेंसस के तहत। तो ये एक सियासी बात है कि जो सियासी पार्टी कंसेंसस पैदा करती है। अदरवाइज अली बुखारी साहब सीनियर वकील है, ये बता दे कहाँ लिखा हुआ है कंसेंसस जो है ना वो के साथ आपने तरामीम करने। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, आप करा सकते हो। हर दौर में अपोजिशन होता है, हर दौर में मुखालफत होता है, वो करा। अब वो मेरे भाई अली बुखारी साहब ने कहा कि बेनजीर की जो है ना वो बातें जो है ना पस से पुश डाल के बिलावल ने ये किया है। तो मेरे भाई बेनजीर भुट्टो शहीद की जो मिसाक की जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र है, जिसमें आपके चेयरमैन का भी दस्तखत है, नवाज शरीफ साहब का भी है, मौलाना साहब भी उस पर एग्री कर चुका है, उसी को वही आईनी अदालत बनाने की आज जो तरमीम कर गई है या जो आज सेनेट में पास हुआ है, ये वही चीज है। बेनजीर भुट्टो की जो 20 साल पहले जो मिसाक की जमहूरियत पे जो दस्तखत है उसको आज पूरा करने जा रहा है, बस से कुछ नहीं डाला। नंबर एक बात। दूसरी बात इसने बोला कि कौन से मुल्क में होता है मेरे भाई, 80 से ज्यादा ममालिक में ये आईनी अदालतें मौजूद है। और जिस असम्बली में स्पीकर लगे हुए हैं, माइक सिस्टम लगे हुए हैं, वो जर्मनी के लगे हुए हैं। और खुद जर्मनी के अंदर जिसमें ये बड़े बड़े आपके जो रहनुमा है वो गला फाड़ फाड़ के जो तकरीर करता है, उसी मुल्क में भी आईनी अदालत मौजूद है। 80 से ज्यादा ममालिक मौजूद है। दूसरी बात। तीसरी बात, क्या इमरान खान साहब का स्पीच रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है? और सिर्फ इमरान खान साहब ने, इनके सारे लोग इंक्लूडिंग फैसल वाडा साहब जब ये पीटीआई में थे, वो सब कहते थे कि 18वीं तरमीम को रोल बैक होना चाहिए। तो आप मुझे बता दे कि आप जब हुकूमत में होते हो तो आप तो बड़े से DGI की कुर्सी में बैठे रहते हैं और 18वीं तरमीम उनकी रोल बैक की बात करते हैं, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी, बेनजीर भुट्टो शहीद और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ये सारे याद आते हैं। तो आप मुझे बताओ, पिछले 3 साल से हम आज जोड़ के आपके सामने, आप खसूसी तौर पे मेरे साथ कई शो में बैठे, हमने आपको यही कहा कि आप एम्पायर को उंगली ढूंढना छोड़िए, सियासी लोगों से बात करें, आपको दरिया सियासी लोग पार कराएंगे। आज आप मुझे बताओ, आपने अपने आप को बंद गली में खड़ा करके आप तो इरेलेवेंट हो गए। यानी जिस कमेटी में ये डिस्कस होता है पार्लियामेंट के, उससे तो आपने इस्तीफे दे दिए। अब असेंबली में आप किताबें फाड़ के, गले फाड़ फाड़ के बोलने के अलावा आपके पास तो कुछ नहीं है। और मैं शुरू दिन से कहता रहा कि आपने दूसरी गलती की है। आप कमेटी से इस्तीफा जो है ना उस असेंबली में खड़ा होने से ज्यादा कमेटी का है। आप कमेटी में होते तो आपका इख्तिलाफी नोट होता, तारीख में याद होता, ये सारी चीजें। आप तो न जाने, आपने वन पार्ट एजेंडा आपने लिखे, खान को रिहा करो, खान है तो पाकिस्तान है तो कुछ नहीं। इस एजेंडे के साथ आपने अपने आप को अलग तलग करके आज आपके अपने लोग टूट रहे हैं और वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं। ये क्या मसला है? ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मदोखिल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब बुखारी साहब, ये बात तो अपनी जगह पे ठीक है, अगर आप ऐवान के अंदर हूं, बेशक आप नहीं मानते चीजों को, जिस तरह जुडिशल कमीशन में भी तो आप मेंबर हैं, आपके लोग हैं, बेशक आप समझते हैं गवर्नमेंट डोमिनेंस है वहां पे, लेकिन आप वोट कास्ट करते हैं। जब आप प्रोसेस से, सिस्टम से निकलते हैं तो आपका लॉस होता है। आप ये समझते हैं कि बात ठीक है, आप अगर असेंबलियों में उस तरह से पार्टिसिपेशन करें, कमेटियों में करें, तो बहुत कुछ चेंज भी करवा सकते थे, गवर्नमेंट के साथ बार्गेनिंग कर सकते थे आप लोग। देखिए यार, ऐसी चीज नहीं है। ये बात कहने को, सुनने को तो बहुत अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगी, आपने कही, आपकी जुबान से भी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन ये प्रैक्टिकली तो नहीं है। हमने तो प्रैक्टिकली देखा कि जब हमारी पिटीशन जाती थी तो नया एक्ट आ जाता था। जब पिटीशन पे कोई जज फैसला करने लगा होता था, उसकी डिग्री चैलेंज हो जाती थी। जब उससे आगे की तरफ चलते थे तो रिटायर्ड जजेस का ऑर्डिनेंस आ जाता था। तो ये तो पर्सन स्पेसिफिक सारे का सारा लेजिस्लेशन हो रही है पिछले 3 साल के अंदर।
तो इसके अंदर तो सारे काम ये किए गए। मुझे आप बता दें कौन सी लेजिस्लेशन है, कौन से 80 मुल्कों में है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन होगा वो जनवरी में रिटायर होगा और वो नवंबर तक बैठा रहेगा और पर्सनल प्रिविलेज लेगा, और जब तक वो नया नहीं आएगा तो वो मरेगा नहीं, तब तक वो ताहयात बैठा रहेगा। यार खुदा का खौफ करें यार, क्या बात कर रहे हैं आप। दूसरी बात, मैंने अभी बात की, मेरे भाई कादर भाई ने, मेरे बड़े प्यारा रिश्ता है इनसे, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे उन्होंने सर अंडरस्टैंड नहीं की। मैंने कहा था जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देख लें, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनेंगी फॉर टाइम बीइंग, पर्पसली बनेगी कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो कानून साजी हुई है उसको अनडू करने के लिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, उसे पढ़ लें जरा तसल्ली के साथ कि ये फॉरएवर बनेगी। और नंबर 2 बात, अब मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है, कहनी पड़ रही है, इन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए, बीबी शहीद ने खुद किए, उसके क्लॉजेस देखे, नैब की क्लॉजेस है, उसमें लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन कोई भी दोबारा कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई सियासी पार्टी या कोई रुकन भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड के साथ मुलाकात नहीं करेगा। ठीक उसके 1 और 1.5 महीने के अंदर अंदर बीबी शहीद ने खुद परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की। तो ये चीजें हमें मत बताएं, हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम तो मारे खा रहे हैं ना। किस तरह तरमीम हुई, 26वीं तरमीम किस तरह नहीं हुई, आपको नहीं पता? क्या पाकिस्तान को नहीं पता? इस तरह तरमीम होती है। सही कह रहे हैं कादर भाई कि आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, ये प्रोविजन है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं विद 2/3 मेजोरिटी। लेकिन कानून साजी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल पैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान। अब बात यह है कि उसको हमेशा यूनानिमस तरीके से किया जाता है, तब ही वो प्रिवेल करता है, अदरवाइज तो हमेशा के लिए वो अंडर क्वेश्चन रहता है और कंट्रोवर्सीज गेन होती हैं। इसी तरह जब 18वीं तरमीम आई तो उसमें 2 साल डिबेट हुई, 200+ उसमें सेशंस हुए, उसमें इंटेलेक्चुअल्स को बिठाया गया, स्टेक होल्डर्स को बिठाया गया, टेक्नोक्रेट्स को बिठाया गया, पॉलिटिशियंस को बिठाया गया, वकला को बिठाया गया, सबकी आउटपुट ली, उसके बाद जो है उसके बाद डिसीजन हुआ, तो चलती हैं चीजें। अगर उसमें कोई अबाम होता है तो आप उसको दूर करते हैं। इस तरह की मिसाल जो 26वीं अमेंडमेंट की आई और जो 27वीं अमेंडमेंट की आई, सिवाय 8th अमेंडमेंट के जो ज़िया उल हक साहब ने की, इस तरह की मिसालें कहीं भी नहीं मिलती। और उसके बाकियात भी देख लें आप, उसके असरात भी देख लें आप। 58(2)B के बाद क्या हुआ, असेंबलीज टूटी, किस किस तरह चीजें हुई। तो ये जो कर रहे हैं ये अल्टीमेटली पूरे पाकिस्तान की आवाम ने इसको देखना है कि यार उसने भुगतना है। इन्होंने तो भाग जाना है, इन्होंने तो, आप कह रहे हैं कि अवाम ने इसको भुगतना है। अच्छा बदौखिल साहब, इन्होंने तो जहाज में बैठना है और पाकिस्तान से चले जाना है, पीछे तो अवाम ने भुगतना है। बिल्कुल ठीक, डिस्कशन का सिलसिला जारी है लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मदौखिल साहब, जब आप ये कहते हैं ना कि फलां मुल्क के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त होती है, लेकिन फिर वहां के पूरा प्रोसेस भी ऑर्गेनिक होता है, असेंबली के ऊपर सवाल नहीं उठते, इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं उठते। एक बात। दूसरी बात, ये जो सारी तरमीम की जा रही है 26वीं हो या 27वीं वाली, लोग कह रहे हैं कि ये अदलिया सेंट्रिक है, अदलिया को फिक्स करने वाली है। उन मुल्कों के अंदर हमें ट्राइकॉटमी ऑफ पावर नजर आती है। अब तो यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट चाहे कि हर चीज उसकी नजर से या उसके लेंस से ही देखी जाएगी। देखिए, पहली बात ये है कि मुझे 31 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे छोटे भाई अली बुखारी साहब भी प्रैक्टिस करते हैं। अदलिया का जो हाल है, अल्लाह माफ करे, सख्त अल्फाज मुझसे न निकालूं, इनकी तो माथे पे आंखें लगी हुई है। ये जितना बदतमीजी करते हैं, जितना जलील करते हैं वकला और सालियन को, ऐसा लग रहा है कि कोई वो जज नहीं है, कोई समझ लो पता नहीं क्या चीज बैठा हुआ है, उसका नाम मैं लेना भी पसंद नहीं करता हूं। तो आप ये चीज देख ले। और ये कौन लोग है? ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट भर्ती हुए है, कोई मेरिट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, किसी ने किसके रास्ते से, कोई किसी का चाचा है, किसी का मामा, किसी का भांजा, भतीजा, और असेंबली में बिल पेश किसके लिए बुरी तरह से जो ना टाल दिए पीटीआई और नून लीग दोनों ने। आप जजेस के बारे में मुझसे ना पूछे, आपको और मीडिया को और अली बुखारी साहब को अच्छी तरह पता है। तो ये इनका जो हाल है, ये तो अल्टरनेट हुकूमत बनाए हुए थे। क्या इफ्तिखार चौधरी का ड्रामेबाजी आपको याद नहीं है? क्या साकिब निसार के ड्रामे आपको याद नहीं है? मैं उसके कोर्ट में बैठा हुआ था, जो इस तरह कते करा था वो कि मैं यूं गर्दन उठा लूं तो 5-6 MP उड़ा दूं, यूं। वो भाई तेरे चाचा का हुकूमत है, तेरे वालिद साहब का राज है जो इस तरह करो। इस तरह जो ना ये चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे कि ये जो फिरौन बने हुए, और फिर ये फिरौन वही फिरौन है जो बड़े वकील 3 बजे जाते हैं और स्टेट दे देते हैं, 3-3 साल तारीख नहीं लगती है। ये असेंबली में मेरी बड़ी लंबी चौड़ी है इन शुरफा के बारे में, जरा तारीख उठा के देख ले। इन लोगों ने जो बदमाशी की है, जो उन्होंने माल बनाया, वो तारीख का एक हिस्सा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये कि जो बेनजीर का आईनी कोर्ट की बात कर रहे हैं अली बुखारी साहब, वो टाइम लेके, तो आप उसके लिए भी तो राजी हो। चलो आप राजी तो आप अपना इनपुट तो दो। बाकी कोई बेनजीर भुट्टो मुशर्रफ से नहीं मिली है। मिसाक की जमहूरियत पे आज भी हम कायम है, और आपकी कायद का भी उसके ऊपर वो है जो आईनी अदालतों के हवाले से।
दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा नहीं हूँ नेब तो के बारे में, नहीं, आज वो भी हमारा वापसी ये पॉइंट है मंदोखिल कि साहब, नेब खत्म होना चाहिए। मंदोखिल साहब, जनरल मुशर्रफ की और बेनजीर की वो टॉक्स नहीं होती जिसके नतीजे में वापसी वो सारा मुआहदा हुआ, आप उसको भी नहीं मानते? देखो ये तो मीडिया का इल्जाम लगा रहा था उस वक्त भी, आज भी लगा सकते कुछ भी। फिर दूसरी बात, अली बुखारी साहब कहते हैं 26वीं तरमीम। अल्लाह के बंदे मेरे भाई, आपका तर्जुमान रऊफ हसन साहब का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये तो मसौदा ही हमारा है, इतना प्यारा है। अली गौर का बयान मौजूद है, उसने कहा बेहतरीन मसौदा है। तो 26वीं तरमीम में तो आपने मौलाना के साथ तो आपने मान लिया। वो अलग बात है जब खान साहब ने मोटी मोटी गालियां दी कि कमबख्तो मैं जेल में पड़ा हूं, तुम लोग को आईनी तरमीम की पड़ी हुई है, तब जाके मुकर गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उसे कि आपने मुखालफत क्यों नहीं की है, कह रहे कि हमने बायकाट की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बायकाट का मतलब आपने सेफ एग्जिट दी है, आपने खुला रास्ता दी हमको, हुकूमत को। आज भी इनका जब सेनेट में ये सारी डिस्कशन हुई है तो हुकूमत का एक मेंबर बीमार था, 64 वोट थे, इनके वो भी नहीं थे। उसके बाद जाके कागज फाड़ना, गाली गलौज करना और फिर जाके बायकाट कर दिया। आप कमेटी में थे ही नहीं, जब कमेटी में थे ही नहीं, कमेटी में होते भले एक आदमी होता, वहां उनकी इनपुट आता, वहां उनकी जो ना वो डिसाइडिंग नोट होता है, आपका बेसिक आर्गुमेंट ये है कि जब आप उस प्रोसेस का पार्ट नहीं है तो वहां आपको मसाइल होंगे। अच्छा बुखारी साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं, जिस तरह मंदोखिल साहब जिस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अब क्या व्हाट नेक्स्ट, तो गवर्नमेंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं आई किसी ऐवान में, किसी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर? देखें तो मुझे ना एक, हम तो पटवार के लोग हैं ना, पटवारी बोलते हैं, तो हमारी पटवारी में एक बड़ी मशहूर वाकया है, वाकया नहीं कोटेशन है। वो कहते हैं चोरा ने कपड़े डांगा ने गज। ठीक है ना, यहाँ तो वो हो रहा है, बाले मुफ्त ले बेरहम, जिसका जो दिल करे वो कर दें, जहां से मर्जी इधर से उठा के उधर कर दें, उधर से उठा के उधर कर दें ना। ये कानून साजी, मैंने पहले एक बात कही थी और बड़ी मैंने सोच के वो बात कही थी कि लेजिस्लेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल होती है। मुझे 25 करोड़ अवाम के लिए इसकी जितनी 26वीं और 27वीं, इन दोनों अमेंडमेंट्स में एक क्लॉज बता दें, और 26वीं को तो साल गुजर गया ना, अब 27वीं भी आ रही है। मुझे एक बेनिफिशियरी 25 करोड़ अवाम में से एक बंदा बता दे, स्वाई ये सिटिंग हुकूमत के या इनको जो लाने वाले हैं उनके, मुझे कोई एक बंदा बता दें कि आप मुझे एग्जांपल दे दें कि अच्छा यार एक ही बंदे का केस डिसाइड हो गया, 27 लाख में से कम हो गए, 4 लाख हाई कोर्ट में से कम हो गए, 56,000 सुप्रीम कोर्ट में से कम हो गए। केसेस तो केसेस रह गए ना। आप तो कॉलोनियल दौर में लेके जा रहे हैं हमें। आप तो मैजिस्ट्रेट की जो जुडिशियल पावर्स हैं वो जुडिशियल पावर्स एग्जेक्टिव्स को देने चाहते हैं। मैं आपके तवसत से सारे अवाम से पूछता हूँ, कादर भाई से पूछता हूँ, जरा डीसी कराची किस तरह बैठता है, कितने बजे बैठता है, मुझे बता दें। डीसी इस्लामाबाद सुबह कितने बजे बैठता है, मुझे बता दें। एसीओ शेसियों की बादशाह शहनशाह तो पहले ही खत्म नहीं हो रही थी, अल्लाह अल्लाह करके हमने इनसे छुटकारा पाया था। और बनिस्बत के उस निज़ाम को जो सही करने वाला था, जो अंग्रेज दौर का अफसरशाही थी, जिसको अफसरशाही वर्ड यूज करते हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, उसमें इस्लाह करने के आपने उल्टा जो कॉलोनियल दौर का सेटअप था उसको वापस लेकर आ गए, क्योंकि आपको सूट कर रहा है इस टाइम। वो रीजन भी कि अगर इस्लामाबाद का डीसी है उसको आप तमगा इम्तियाज देते हैं बिकॉज कि उसने 1200 एमपीओ के पर्चे दिए हैं लोगों के ऊपर। दिस इज सम व्हाट इज योर, आप कह लें कि जिसको आप कहते हैं मेरिट है, या ये आपका वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। ऐसे बेहतर से बेहतरीन नहीं होता। इससे पहले जिसने ऐसा किया ठीक है, टाइम लग जाएगा, साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये टॉपल तो होनी है, ये चीजें यूं तो चलनी नहीं है। और इसके सबसे बड़े विक्टिम कौन होंगे, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये अल्फाज रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इसके सबसे बड़े विक्टिम यही होंगे जो ये कर रहे हैं सारे। याद रखिएगा, तारीख है इसके ऊपर, आप हिस्ट्री देखते हैं तो आपको पता यही चलेगा कि जो गड़ा किसी के लिए खोदता है उसमें अल्टीमेटली वो खुद गिरा है। तो इनको तो भागने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। मंदोखिल साहब से एक बात जरूर रहनुमाई लेना चाहता हूं। मंदोखिल साहब, ठीक है, ये आप ये जब ये कहते हैं ना कि कंसेंसस नहीं लिखा हुआ या ये इस्तेहकाक है पार्लियामेंट का कि वो किसी भी वक्त कोई कानून साजी कर सकते हैं, वेरी राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब आप कोई कानून साजी करते हैं तो उसकी कोई नीड होती है ना। आप बताते हैं लोगों को, देखोगे आपके मफाद के लिए है, सदर को आपने इस्तिस्ना दे दिया, इधर ये कर दिया, उधर वो कर दिया, यूं लग रहा है जैसे इलीट्स हैं, सिलेक्टिव लोग हैं, उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक आम आदमी को क्या समझाया जाए कि 26वीं तरमीम में आपके लिए ये है, 27वीं तरमीम में आपके लिए ये है, ये तो जरा रहनुमाई फरमा दें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मौत पड़ती है सबको, कि सदर के अलावा भी किसी का बात पढ़ ले कि उनको तायात एग्जम्पशन दिए, मौत पड़ती है सबकी। माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, सदर के ऊपर तो बड़ा आसान है बोलना क्योंकि वो एक जाला है। आप मुझे एक बात बताओ कि आप जब अली भाई बता रहे हैं कि एक क्लास बता दो और इसमें ये पसंद है, अली भाई हमारी फिक्र छोड़े, आप अपने आप को भुगतना जो ना वो शुरू कर दे, और आगे कितना भुगतेंगे ये मुझे नहीं पता, हमारी फिक्र छोड़ दे।
हम तो वो जियाले हैं जिसने 80,000 घोड़े खाए, हमने फांसियां दी की, हमने शहादतें देखे, हमने 12-12 साल जेल देखे। हमारी फिक्र छोड़िए, आप अपनी फिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात ही जो ये कहते हैं कि एक क्लास बता दे, तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट में 56,000 या 60,000 जो केसेस चल रहे हैं, आप मीडिया वाले कहते हैं 1500 आईनी है, बाकी नहीं है। तो ये 1500 के अलावा ये 56,000 तो एक भी नहीं चलता है। जज भी वही केस चलाते हैं जिसमें उसको शोहरत मिली हो, जो ब्रेकिंग न्यूज चल लो मीडिया का, क्योंकि एक पूरा डेस्क बैठा रहता है चीफ जस्टिस के रूम में और जाके ठक ठक वो ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, फलान जज ने ये डायलॉग मारा, फलान ने ये डायलॉग मारा, ये चलता है सारा। आम गरीबों को केस चलते किधर है अली भाई? आप सही कह रहे हैं, 1500 केसेस के 56,000 की बजाय 1500 चल रहे हैं। तो जब ये आईनी अदालतें अलग होंगे तो ये 1500 अपने तौर पे चलते रहेंगे, मगर वो 56,000 भी चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 56,000 में किसी को पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। रात में बच्चे नहीं पूछ रहे कि आज आपने क्या कोर्ट में बोला था, क्योंकि वो केस है क्रिमिनल के, वो केस है दहशतगर्दी से मुतालिक, वो केस पे वो चलना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। और दूसरी बात ये कि आप डिप्टी कमिश्नर की बात की अली भाई, मैं आपको अल्फिया कह रहा हूं, मैं जब मैंने तब भी और आज भी उससे पहले भी मैं अल्फिया की और मेरे हल्के के लोग सुन रहे, मैं एक दिन भी डिप्टी कमिश्नर से मिलने या एसएसपी से मिलने उनके दफ्तर नहीं गया। मैं अल्फिया के और मेरे हल्के के लोग जानता है, मैं टेलीफोन करता हूं, जब कोई काम होता है टेलीफोन करता हूं उसको। मैं डिप्टी कमिश्नर के बाकी लोगों की तरह नहीं हूं जो चमचगिरी के लिए बाहर बैठे रहते हैं, कभी भी नहीं जाता, आज तक नहीं गया हूं। तो मुझे क्या पता है डिप्टी कमिश्नर कितना बजे बैठता है, मेरा क्या वास्ता उससे? मैं अवामी आदमी, मैं वकील हूं आपकी तरह, मैंने तो अदालत की दरवाजा खटखटाया, मुझे लाख इख्तलाफ अदालत से। मैं डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के बजाय मैं अदालत जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वो अदालत भी हम में से है, वो भी पहले वकील थे, हम में से है। हमारी बात लाख तरामीम के बावजूद वो हमारी बात कहीं ना कहीं सुनते, एक नहीं सुने तो अगले सुनते हैं। तो ये डिप्टी कमिश्नर की दफ्तर की टाइमिंग जो है, ये कभी मैंने आदत बनाई, आइंदा बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा मनोखल साहब, वैसे आपने ठीक है, आप हमें तो ये कह लेते हैं कि आपको फलां इस्तिस्ना के ऊपर बात करते मौत आती है, लेकिन आपके अपने एतजाज एहसन साहब कल हमारे शो में बता रहे थे कि भाई मुसव्वदा भी नहीं था, उसके बगैर आपने पहले दिन ही आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा इसके ऊपर तो हम हिमायत कर रहे हैं। वहां आप लोग के भी पर जलते हैं, आप लोग भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आप हमसे शिकवा करते हैं। चलो मान तो लिया ना कि आपके पर जल रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हो ना। आप मुझे एक बात बता दो, जब बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट में 243 का जिक्र किया है, तो 243 टोटल चार्ज शिक है, हर आदमी को पता है गूगल का। और आप मुझे बताओ कि जब बिलावल साहब से हुकूमत की डिस्कशन हुई तो किस बात पे हुई है? फिर जब ये हमारी सीएससी की मीटिंग हुई है तो क्या डिस्कशन हुई है? तो हमारे पास तो था वो अफवाज पाकिस्तान ने अपने जो ना वो जो एक ओहदा था जनरल शमशाद वाला, वो खत्म करके दूसरा ओहदा क्रिएट किए, इसके ऊपर डिस्कस होगा। ये उनका अंदरूनी मामला है, अगर वो एक ओहदा बदल के दूसरा ओहदा रखने तो हमें क्या एतराज हो सकता है? और हमारी सीएससी ने इसको अप्रूव किया, पर तो हमारे नहीं चल रहे, हमने तो डिस्कस किए, हमने डिस्कस के बाद उसकी अप्रूवल की है कि सियासी मामलात और सियासी जमात इल्जाम तराशी और ये तो चलता ही रहेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब बात करते हैं, जरा हुकूमत का वर्जन लेना भी जरूरी है कि 27वीं तरमीम के ऊपर हुकूमत चले खुश तो होगी। अब हुकूमत कह भी रही है कि ये हमारी तरमीम है, और हुज़ैफा रहमान साहब ने मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर लिया, सिस्टर हैं। हुज़ैफा साहब, एक तो बड़ी मुबारक हो, आप लोग कामयाब हो गए हैं 27वीं तरमीम को लेकर। एक सवाल जरूर उठ रहा है कि सदर को आपने इस्तिस्ना दे दी, उसके लिए ये कर दिया, नई अदालत बना दी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वो विल ऑफ द पीपल होता है, इसमें सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो पीपल या लोग नजर नहीं आ रहे कि उनके लिए आप क्या लेकर आए हैं। देखें जी, कोई ऐसी आईनी शिक में तरमीम नहीं की गई जिसको आप ये कहेंगे जी वो लोगों से मुतालिक थी या मफाद आमा से मुतालिक थी, उसमें आपने लोगों को इग्नोर कर दिया। जाहिर है, जब तरमीम जो है एग्जीक्यूटिव के अख्तियारात से मुतालिक हो, आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या कमांड है जो आपकी फोर्सेस की, उसके मुतालिक हो या जुडिशरी के मुतालिक हो, तो उसके अंदर तो कोई लोगों के मुतालिक चीज़ ही नहीं थी। मैं तो समझता हूँ कि आप माशाल्लाह एक जानदीदा सहाफ़ी हैं कि बड़ा इर्रेलेवेंट सवाल है कि बात यहाँ पर हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आईनी मुकदमात, आईनी बेंचेस सुन रहा था, आईनी कोर्ट बननी चाहिए। अगर भारत के साथ जो आपकी जंग हुई उससे हमने एक सबक सीखा, वो हमें कामयाबी मिली, लेकिन हमने समझा कि अब हमें जदीद जो जंगी तकाजे हैं उससे अपने आप को हम आंग करने के लिए अपनी फोर्सेस के अंदर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ बेहतर मैकेनिज्म चाहिए। उसके लिए ज़रा आइन के अंदर
243 को अमेंड करना जरूरी था। इसी तरीके से बाकी चीजें हैं, तो उसके अंदर अगर सदर पाकिस्तान को इम्यूनिटी अगर दी जा रही है, तो एक तो सदर पाकिस्तान PMLN से नहीं है, पीपल्स पार्टी से है। वजीर आजम साहब को जो इम्यूनिटी दी जा रही थी वजीर आजम साहब ने उसमें बहुत ही अदब और मोहब्बत के साथ शुक्रिया अदा कर माजरत कर ली। लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप कहेंगे जी इसमें आप लोगों को ये रिलीफ दे सकते थे इस तरमीम के जरिए जो आपने नहीं दिया, और कोई पर्सन स्पेसिफिक तरमीम कर दी है। तो अगर आप समझते हैं कि कोई आइन का ऐसा आर्टिकल है जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी और उस अमेंडमेंट से जो है वो जमहूर को फायदा होता और जमहूर को फायदा हमने नहीं दिया, तो आप बिल्कुल जरूर उस पर पॉइंट आउट करें, इंशाअल्लाह ताला इसमें आसानी करेंगे। नहीं उज़ैफा साहब, उसमें असल बात यह है कि जिस तरह आपने आईनी अदालत बना दी, बिल्कुल आपका इस्तेकाक है पार्लियामेंट का, कुछ 2-3% केसेस होंगे जो आईनी मामलात से या आईनी तशरीह से जुड़े हुए होते हैं। अब इस यूं लग रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट से जो पार्लियामेंट का शुरू से चलता रहा है उसको तो आपने हल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी का जो कोर्ट से मामला पड़ता है, जुडिशल सिस्टम की रिफॉर्म्स की बात करें कि लोगों को इंसाफ मिले, स्पीडी जस्टिस हो, वो नजर नहीं आया। जहां आपके मसाइल थे वो नजर आया। असल मुद्दा ये है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है आपके मुल्क में वो इतना कमजोर है कि एक बंदा जो है वो अगर ट्रायल स्टार्ट होता है उसका मर्डर का और वो अगर उसमें मुद्दई है तो सारी जिंदगी गुजर जाती है। देखें, पहली दफा ये हुआ है कि PMLN जब पावर में आई तो पाकिस्तान पिनल कोड में मैंने अमेंडमेंट की है और CRPC जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं उसमें भी अमेंडमेंट करके कोशिश की है कि चीजें बेहतर हो। कुछ चीजें बेहतर नहीं हुई। आपकी बात ठीक है, मातहत अदलिया जो कुछ करती है, हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप अगर अपने चैनल का पिछले 1 साल का रनडाउन चेक करें तो कितनी ऐसी खबरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम आदमी से मुतालिक केस था और आप रिपोर्ट किया। आपके चैनल ने मेजोरिटी और बाकी चैनल्स ने भी, इवन कि हमने भी वही पढ़ा वही देखा कि जो सियासी मुकदमात से मुतालिक थे। सियासी मुकदमात, ये एक नैरेटिव तो बना दिया है कि 2% है या 3% है या 1.5 लाख पेंडिंग केसेस में सिर्फ 700 सियासी मुकदमात हैं या 800 सियासी मुकदमात हैं। ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि सियासी मुकदमात पे 90% टाइम खर्च हो जाता है और अदालत उसको फौरी लगाती है, पूरा दिन उसकी हेयरिंग चलती है और वो हेयरिंग कई हफ्ते पर मबनी होती है और उससे जो बैकलॉग होता है क्रिमिनल और सिविल केसेस का वो इतना बढ़ जाता है कि आप उसको इस तरह ना तोलें कि वो 500 केसेस हैं और दूसरी तरफ 1.5 लाख पेंडिंग केसेस हैं। वो 500 केसेस हैं, 1.5 लाख में भारी इस तरह होते हैं कि साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन, वर्किंग डेज अगर आप शामिल कर लें हफ्ते इत्वार की छुट्टी निकालकर तो आपके 22 दिन बचते हैं। 22 दिन में से 14-15 दिन तो आपके वही जो जिन केसेस को आप पिटी केसेस कह रहे हैं तादाद में कम है, उसी पर टाइम खर्च हो जाता है और असल केसेस की तरफ आप आ नहीं सकते। अब आपकी बात मैं अगला उस पे आता हूं। अब हमने ये तरमीम कर ली, अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपकी जो सिविल सेशन कोर्ट्स हैं वो ये नहीं कह सकती कि हम पे कोई और मुकदमात का बोझ है। अब उसको हम एवेल्युएट करेंगे। आप जैसे लोग जो मीडिया से हैं, सिविल सोसाइटी से हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड को हमने बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ये अदालतें पेंडेंसी को रिजॉल्व नहीं कर पाती और चीजें वैसे ही चलती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फिर इसमें फर्दर रिफॉर्म्स करेंगे हम। अच्छा, उसमें एक चीज और भी आई कि ठीक है तरमीम हो गई, सारा कुछ ठीक है, स्टेक होल्डर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, एकेडमिया के साथ, शायद वो डिस्कोर्स जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सर, ये आपकी राय है और मैं आपकी राय की बड़ी कदर करता हूं। आप बहुत माशाल्लाह समझदार पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि हम तो पिछले 15 साल से कंसल्टेशन कर रहे हैं। जब 2010 में आपने मुकन्ना के और पार्लियामेंट के माथे पे बंदूक रखकर 18वीं यानी तरमीम में जुडिशरी ने अपनी मर्जी की शिकें शामिल करवाई थी, हम तो तब से स्टडी कर रहे हैं, तब से हम तो कंसल्टेशन कर रहे हैं, हम तो तब से देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बननी चाहिए थी। हम तो तब से देख रहे हैं कि जजेस की तैनाती का तरीकेकार ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक चीफ जस्टिस चाहे तो वो अपने ही चैम्बर के 10 लोगों को जज भर्ती कर दे। आप ये तनकीद तो करते हैं काजी फाइज ईसा साहब पर, पूरी तनकीद किया करें सब लोग कि काजी फाइज ईसा साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी स्ट्रोक ऑफ पेन सेम डे हाई कोर्ट का जज भी बनाया बलूचिस्तान में और चीफ जस्टिस भी बना दिया। मकसद ये कि हम उसका दिफा करते हैं कि काजी फाइज साहब बहुत अच्छे जज थे, लेकिन अगर आप तनकीद करते हैं पूरी तनकीद करें। वो अख्तियार एक जज के पास था। एक चैम्बर के 3-3 जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है जज बन जाते हैं, वकील जो है। अगर यानी एक वकील गलती से किसी चैम्बर का पहुंच जाए किसी टॉप पोजीशन पर तो अपने चैम्बर के बाकी लोगों को लेकर आ जाता था। आज वो अख्तियार हमने कहां दिया? आज वो अख्तियार सुप्रीम जुडिशियल के पास भी है और उसके साथ साथ उसमें हमने पार्लियामेंट के लोगों की नुमाइंदगी भी दी है, जिसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, जिसमें आपकी हुकूमत के लोग भी होंगे। आपने पाकिस्तान बार को नुमाइंदगी भी दी है
आज चेहरे पसंद नहीं है पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें फॉर्म 47 वाला कहा जाता है। कल हम आरटीएस वाला कहते थे जो चेहरे बैठे हुए थे 18 से 22 तक, लेकिन अल्टीमेटली पावर तो पार्लियामेंट के पास आई है। कल अगर इलेक्शन ऐसा हो जाता है जिसमें जो लोग आते हैं उनके चेहरे आपको भी पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद होते हैं, तहरीक इंसाफ को भी पसंद होते हैं, तो हम यही कहेंगे ना कि आपने अख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया, किसी फर्द के पास नहीं है। आज जजेस की तैनाती हो, जजेस की ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हो, डोमिनेंस जो हुई है वो आपके पार्लियामेंट की हुई है। अल्टीमेटली जब पार्लियामेंट पे सब लोग मुत्तफिक होंगे तो ये आप लोगों को इत्मीनान होगा कि आज पावर का जो मंबा है वो जमहूर के पास आया और जमहूर के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे होते हैं। नहीं हुजैफा साहब, पार्लियामेंट में और हुकूमत में बड़ा फर्क है। पार्लियामेंट की जब आप बात करते हैं, मसलन आप जो जुडिशल कमीशन है उसकी साख देखें, कोई एक फैसला बताएं जुडिशल कमीशन का जो गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हुआ हो, कोई अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हुई हो, या तो उसको इतना फेयर या इतना बैलेंस हो कि नजर आए कि गवर्नमेंट फैसला नहीं कर ली, पार्लियामेंट कलेक्टिव विजडम के साथ कर रही है। उसमें तो गवर्नमेंट कर रही है यार, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में फर्क है ना। मैं आप गुजारिश कर दूं, आपने सवाल कर लिया, मेरे आप भाई हैं, मुझे आप ये बताएं गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट की मेजॉरिटी मेंबर्स की मर्जी से बनती है। तो पार्लियामेंट की जिस जमात के पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी होगी वो हुकूमत बनाएगी। उसी पार्लियामेंट की मेजॉरिटी को देखते हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और कमीशन के अंदर हुकूमत के लोग ज्यादा हैं, अपोजिशन के लोग कम हैं, और हुकूमती इत्तेहाद के लोग चूंकि ज्यादा हैं तो जाहिर है उसमें हुकूमत की जो पॉलिसी होगी वही आपको पार्लियामेंटेरियन की पॉलिसी भी नजर आएगी। नहीं तो अगर आप उसको इस तरीके से जोड़ दें, मैं आर्गुमेंट जरा आपके सामने रख देता हूं। जो आप बात कर रहे हैं इस हद तक ठीक है कि जो मेजॉरिटी में होगा वो गवर्नमेंट में होगा, वेरी राइट। लेकिन सर ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर है। आप अदलिया आपका मातहत इदारा नहीं है, ये उसी पार्लियामेंट का तय करदा उसूल है कि आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है तो जुडिशियल कमीशन में भी मेजॉरिटी के अंदर होगी। नहीं, पार्लियामेंट जब होगी तो फिर बराबरी की बुनियाद पे गवर्नमेंट ऑपोजिशन तमाम स्टेक होल्डर्स होंगे। है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अदलिया जो है, हम डेफिनेशन गलत कर जाते हैं। अदलिया हुकूमत का मतहत इदारा नहीं है, लेकिन अदलिया पार्लियामेंट के मतहत जरूर है। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है, जो भी इस मुल्क में इदारा है वो पार्लियामेंट के मतहत है। अर्ज ये है कि हुकूमत जब फैसला करती है, अब आपके सामने मैं भी बीइंग डेविल्स एडवोकेट रखता हूं बात, हुकूमत फैसला करती है तो आप कह सकते हैं कि हुकूमत की डोमिनेंस है और हुकूमत जबरदस्ती ये फैसला मुसल्लत कर रही है। लेकिन जब सुप्रीम जुडिशियल कमीशन कोई फैसला करता है, उसके अंदर जुडिशरी के अपने लोग होते हैं, वो जाहिर है उनका मुकदमा बेहतर लड़ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो ठीक है हुकूमत का नुमाइंदा जरूर होता है, ठीक है वो हुकूमत का मुकदमा लड़ता है। वजीर कानून हुकूमत का मुकदमा ही लड़ेगा। बाकी जो आपने 4 या 6 लोग पार्लियामेंट से लेने हैं, उसमें 3 लोग आपके अपोजिशन से हैं, 3 लोग आपके हुकूमत से हैं। अच्छा, जो लोग 3 लोग हुकूमत से हैं उसमें जाहिर है पीएमएलएन के पास 2 बंदे आएंगे, एक पीपल्स पार्टी के पास आएगा, 3 बंदे के 3 पीटीआई के पास जाते हैं, एएनपी के पास, जो भी इनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। तो मेरी जान, हुकूमत तो मियां शहबाज शरीफ और पीएमएलएन है, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल कमीशन के अंदर हुकूमत की अगर आप डेफिनेशन कर लें, सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में हमारी जो डोमिनेंस है उसमें हुकूमत के नुमाइंदे तो 2 हो गए, अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर। बाकी अगर पीपल्स पार्टी हमारी उसमें सपोर्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी भी तो वोट लेकर आई है ना, उसके अंदर अपोजिशन के पास एक मार्जिन मौजूद है कि अगर उनका इक्का हो जाए, अपोजिशन के 3 लोग या 2 लोग एक तरफ हो जाए और 4 के 4 जजेस एक तरफ हो जाए तो वो ज़ाहिर है अक्सरियत में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो 4 जजेस में से 2 हमारी तरफ हो जाए, 2 हमारे बंदे बालिहाज़ ओहदा उसके मेंबर है, एक्स ऑफिशियल मेंबर, जिन्हें मैं कह रहा हूं उसमें जी प्लीज स्पीकर की नॉमिनेशन है ना, जो स्पीकर नॉमिनेशन करेगा तो स्पीकर भी तो गवर्नमेंट से, जैसे खातून रुकन ने आना है, सिविल सोसाइटी से आना है, तो वो भी तो गवर्नमेंट के एंड से आते हैं ना। जो अर्ज ये है कि जो स्पीकर की नॉमिनेशन है, स्पीकर की नॉमिनेशन चूंकि अब खिचड़ी इतनी पका दी है बानी तहरीक इंसाफ ने कि पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलती, हर तरफ खींचातानी है, सियासतदान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपोजिशन हमारी इज्जत नहीं कर रही, हमारा जो बस चलता है हम अपोजिशन के हवाले से ज़ाहिर है रिजिड व्यू रखते हैं। अदरवाइज तो ये बड़ा बैलेंस काम होता। स्पीकर हुकूमत के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके जरिए हुकूमत के नुमाइंदे नॉमिनेट करता है, यानी जो हुकूमती जमातें होती, और अपोजिशन के नुमाइंदे अपोजिशन की ही जमातों के पार्लियामेंट लीडर के थ्रू नॉमिनेट करता। ये जाहिर है अगर ये टकराव ना होता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साहब आपने बड़े मौसर तरीके से बड़ी तफसील से गवर्नमेंट का मौका रखा, बड़ी अच्छी हमारी डिबेट चल रही थी, लेकिन मसला यह है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम समय इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।